तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2019 में आई एक फिलिपियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है मैलेडिक्टो। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्क मेली ने और स्टोरी को लिखा गया है जोनाथन गलमेरो के द्वारा। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है और एंड के जो असली पत्ते हैं वो काफी गजब के हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और मूवी काफी पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं और वहां पर हॉस्पिटल के अंदर एक सेल के अंदर जेवियर नाम का साइकाइट्रिस्ट, जिसको हम जेवी बुलाएंगे, और एक सेल के अंदर मारा नाम की पेशेंट एडमिट होती है। अब आगे के सीन में जब मारा को दिखाया जाता है तो उसकी बॉडी पर काफी चोट के निशान होते हैं, जिसको देखकर ही पता चल जाता है कि मारा की मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और वो अपने आप को ही चोट पहुंचा रही है। असल में यहाँ पर मारा जेवी की छोटी बहन होती है और जेवी उसकी मेंटल कंडीशन का खुद ही इलाज कर रहा होता है। जेवी नर्स से ये पूछता है कि आज मारा की कंडीशन कैसी थी। नर्स ये बताती है कि फिलहाल मारा काफी अच्छे से है और कोई ना कोई हमेशा मारा की निगरानी रखता है। नर्स ये बताती है कि हाल ही में एक फादर मारा से मिलने आए थे, मगर उसने उनको जाने के लिए कह दिया और तब जेवी ये कहता है कि अच्छा किया, क्योंकि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। इस बातचीत से हमको ये पता चलता है कि मारा का केस सिर्फ मेंटल नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसको शैतानी एंगल से भी देखा जा रहा था, यानी कि वही शैतानी स्पिरिट्स वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जेवी जो है वो इन सब बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। खैर नर्स और डॉक्टर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से मारा नर्स को खींच लेती है और पास में ही पड़े फोक से नर्स के गले पर अटैक कर देती है। जेवी उसे छुड़ाता है और तब मौका पाकर नर्स वहां से भाग जाती है। तभी मारा अपने ऊपर अटैक करने लगती है और कई बार फोक से अपने ही पेट में स्टैब कर देती है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है। और मरते वक्त जेवी से वो ये कह जाती है कि ये तुम्हारी गलती है जेवी, और ये कहकर वो जेवी को हमेशा के लिए ही गिल्ट में छोड़ देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 5 साल के बाद का सीन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कार्डिनल रेसिडेंस को देखते हैं। कार्डिनल रेसिडेंस के अंदर कार्डिनल मार्टिनस और आर्च बिशप डेल्फिनो के बीच में जेवी को लेकर बातचीत चल रही होती है। अब यहाँ पर कार्डिनल और आर्च बिशप काफी हाई प्रीस्ट होते हैं। खैर कार्डिनल मार्टिनस को अपने कुछ काम के लिए एक प्रीस्ट चाहिए होता है जो कि बढ़िया हो और मीडिया से वो दूर हो। तभी आर्च बिशप डेल्फिनो इस काम के लिए फादर जेवी का नाम सजेस्ट करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जेवी पहले एक साइकाइट्रिस्ट हुआ करता था, मगर जब से उसको ये पता चला कि उसकी सिस्टर की मौत किसी डिमोनिक रीजन की वजह से हुई है, तभी से जेवी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रीस्ट बन जाता है और अब वो अपने हर केस को साइंटिफिक और डिमोनिक दोनों एंगल से ही देखने लगता है, जिसके चलते वो बहुत ही अच्छे प्रीस्ट के तौर पर उभर कर आता है। और अब कार्डिनल भी यहाँ पर आर्च बिशप की बातों से कन्विंस हो जाते हैं और उसे अपने काम के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम फादर जेवी को देखते हैं। एक औरत ने फादर जेवी को अपने बेटे को चेक करने के लिए बुलाया हुआ होता है और वो औरत बताती है कि पहले उसका बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का हुआ करता था, लेकिन कुछ ही दिनों से वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है, जैसे हवा से बात करना। और एक दिन वो अपने दोस्त के घर के सामने एक कुत्ते से बात कर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों है और इस सीन का क्या मतलब है आपको एंड में समझ आ जाएगा, तो इस सीन को आप ध्यान में रखना। अब इसके बाद में जेवी उस औरत से ये कहता है कि मुझे इसके दोस्त के घर पर ले चलो, और जब वो औरत जेवी को अपने बेटे के दोस्त के घर पर लेकर जाती है तो ये देखती है कि वहां पर पुलिस इकट्ठा हो रखी थी और एक पुलिस वाला ये बताता है कि अभी अभी उन्होंने एक ड्रग सप्लायर का यहाँ पर एनकाउंटर किया है। तब फादर जेवी उस औरत को ये बताते हैं कि तुम्हारे बेटे पर कोई साया नहीं था, बल्कि वो बस एक ड्रग एडिक्ट था और ड्रग न मिलने की वजह से वो ऐसा कर रहा था। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक अजीब सी जगह पर सिसा नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। इस औरत ने अजीब सी पोशाक पहन रखी होती है और उसके सामने ढेर सारे जानवरों के स्केलेटन्स रखे हुए होते हैं, जिसे देखकर वो किसी इविल पावर की पूजा कर रही होती है। और कुछ देर बाद सिसा भेंट में उसे एक मुर्गे की बलि चढ़ा देती है। फिर सिसा के पीछे एक कुत्ता आता है और वो एक लड़के का रूप ले लेता है। जी हाँ, और वो लड़का सीसा से ये कहता है कि मेरे मास्टर को एक सोल चाहिए, और वो भी कोई छोटी मोटी सोल नहीं बल्कि एक एंजेलिक सोल। तब सीसा ये कहती है कि हाँ मिल जाएगी, मगर पहले मुझे उसकी आत्मा को पवित्र करना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो इस दौरान आत्महत्या ना करे, यानी कि उस पर्सन को एज अ सेक्रीफाइस ही देना होगा, और अगर उसने आत्महत्या कर ली तो ये सेक्रीफाइस नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आप एंजेलिक सोल को एक तरीके से वर्जिन सोल भी कह सकते हैं। बेसिकली इस डॉग या फिर डीमन को एक वर्जिन लड़की चाहिए थी।
फिर सीन चेंज होता है और हम एग्नेस और विकी नाम की दो लड़कियों को देखते हैं और वो दोनों दोस्त होती हैं। वो दोनों अपने क्लास के मेंबर्स के साथ मिलकर स्कूल की सफाई कर रही होती हैं। दोनों सफाई कर ही रही होती हैं कि तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है जो कि एग्नेस को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसे सहलाने लगती है। फिर वो कुत्ता वहां से भाग जाता है और एग्नेस विक्की के साथ उसका पीछा करती है। कुत्ता एक घर में जाकर घुस जाता है और जब वो वहां से निकलता है तो एग्नेस के हाथ पर बाइट कर लेता है। फिर घर के अंदर से वही सिसा नाम की लेडी निकल कर आती है और एग्नेस उसको ये कहती है कि आपके कुत्ते ने मुझे काट लिया। फिर सिसा ये कहती है कि वो कुत्ता मेरा नहीं है, वो तो बस यहाँ पर घूमता रहता है। फिर सिसा यहाँ पर एग्नेस को बहकाते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हारा हाथ पढ़कर बताती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बनेगा, और इस बात से एग्नेस थोड़ा सा शर्मा जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उस सिसा और उस इविल डॉग का ट्रैप है, और डॉग का एग्नेस को बाइट करना इस बात का रेफरेंस है कि अब अगला शिकार यहाँ पर एग्नेस होगी। और यहाँ पर खास बात यह है कि आपने एक लड़के को यहाँ पर इस डॉग से बात करते हुए देखा था, जहां पर जेवी ने ये कहा था कि ये ड्रग्स का चक्कर है, तो वहां पर वो ड्रग्स का चक्कर नहीं था, बल्कि वहां पर भी कुछ इविल डोअर्स थे। अब एक दिन हम ये देखते हैं कि जब एग्नेस चर्च से निकलती है तो उसके सामने कुछ दूर पर एक स्मार्ट और चार्मिंग लड़का खड़ा होता है, जिसको देखते ही एग्नेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और तभी एकदम से वो लड़का गायब हो जाता है। फिर हम फादर जेवी को देखते हैं जो कि एक केस स्टडी कर रहा होता है और उस केस में वो एक लड़की को देखता है जो कि पजेस होती है और बार बार कहती है कि उसे एक कुत्ते ने काटा था, जो कि एक इविल पावर सिग्मेट को रेफर करता है। और इसके बाद में हम कार्डिनल मार्टिनस को देखते हैं जो कि फादर जेवी से मिलने आते हैं और कार्डिनल जेवी से ये कहते हैं कि मुझे एक साइकाइट्रिस्ट प्रीस्ट की जरूरत है जो कि मीडिया से दूर हो, क्योंकि मेरे पास एक नाजुक केस है जिसमें हमें इविल को ढूंढना है। और थोड़ी देर की बातचीत के बाद में फादर जेवी इस काम के लिए मान जाते हैं। खैर आगे हम ये देखते हैं कि स्कूल में बास्केटबॉल खेलते वक्त एग्नेस को एक लड़की धक्का देकर मारती है, और क्योंकि एग्नेस अभी एक पजेस कंडीशन में है इसलिए उसके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है और वो सेकंड राउंड में उस लड़की को ऐसा मारती है कि उसकी नाक टूट जाती है और नोज ब्लीडिंग होने लगती है। ये सीन स्कूल की नन बारबी देख लेती है, और क्योंकि वैसे तो एग्नेस एक शांत स्वभाव की लड़की होती है, लेकिन एग्नेस का ये रूप देखकर बारबी को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगता है। आगे हम ये देखते हैं कि फादर जेवी कार्डिनल के स्कूल में जाते हैं और वहां पर कार्डिनल जेवी को फ्रेडी नाम के एक लड़के से मिलवाते हैं जो कि कुछ टाइम से बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था। जेवी अब अकेले में फ्रेडी से बातचीत करता है और उसको ये लगता है कि फ्रेडी पर कोई आत्मा नहीं है और वो बस एक ड्रग एडिक्ट है। इस बातचीत के दौरान जेवी को ये पता चलता है कि कार्डिनल रिलेशन में फ्रेडी के अंकल लगते हैं और यही रीजन है कि वो मीडिया से संबंध न रखने वाले प्रीस्ट को ढूंढ रहे थे, ताकि मीडिया में ऐसी बात लीक ना हो कि चर्च के हाई कमांड के घर में भी कोई पजेस हो सकता है। इससे दुनिया के लिए खतरा होता और दुनिया की उम्मीद चर्च के ऊपर से टूट सकती थी। फ्रेडी से बातचीत करने के बाद फादर जेवी कार्डिनल को फ्रेडी के कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं और साथ ही बताते हैं कि फ्रेडी पर कोई भी साया नहीं है, मगर कार्डिनल जेवी की इस बात पर विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं कि तुम एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करो। तभी जेवी कहता है कि फ्रेडी को एग्जॉर्सिज्म की नहीं बल्कि इलाज की जरूरत है, मगर कार्डिनल इस बात को नहीं मानते और क्योंकि कार्डिनल काफी हाई कमांड पोस्ट होती है इसलिए फादर जेवी को उनकी एग्जॉर्सिज्म वाली बात माननी पड़ती है। और फिर कुछ दिन बाद हम फ्रेडी का एग्जॉर्सिज्म देख पाते हैं। अब एग्जॉर्सिज्म के दौरान फ्रेडी काफी वाइल्ड हो जाता है, मगर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता और फ्रेडी नॉर्मल भी हो जाता है। एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट होने के बाद में कार्डिनल सबको बाहर भेज देते हैं क्योंकि उन्हें फ्रेडी से अकेले में कुछ बात करनी थी और उसका कन्फेशन चाहिए था। और जब सारे लोग बाहर होते हैं तभी अंदर से कार्डिनल के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी भागते हुए अंदर जाते हैं और अंदर वो ये देखते हैं कि फ्रेडी ने नुकीली लकड़ी से कार्डिनल को मार दिया था और साथ में खुद भी आत्महत्या कर ली थी। आखिर में मरते टाइम फ्रेडी एक गाना गुनगुनाता है जो कि यहाँ पर जेवी की सिस्टर गुनगुनाया करती थी और इस बात से जेवी को यह महसूस होता है कि उसने केस को जितना आसान समझा था वो उतना आसान है नहीं, इसमें कहीं ना कहीं शैतानी ताकत जरूर इन्वॉल्व थी। अब कार्डिनल की मौत के बाद में ये केस पुलिस के अंदर आ जाता है और मीडिया को इस बारे में पता चल जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें फ्रेडी के रूम से ड्रग मिलता है, जिससे कि ये सवाल खड़ा होता है कि चर्च ने एग्जॉर्सिज्म से पहले होने वाले बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है और सीधा एग्जॉर्सिज्म के ऑप्शन को चूज किया, जबकि फ्रेडी को बस एक अच्छे इलाज की जरूरत थी। और इस बात को मीडिया बहुत उछालती है जिससे कि चर्च की बहुत बदनामी होती है, लेकिन केस इससे पूरा ही उल्टा था और यहाँ पर डिमोनिक पावर्स इन्वॉल्व थी। और यहाँ पर ड्रग कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर अब इसके बाद में हम मूवी के अंदर कुछ देर तक एक स्लो स्टोरी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एग्नेस अब एक बोल्ड लड़की बन चुकी है और अब उसकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ही ज्यादा हो गई हैं। और दूसरी तरफ फ्रेडी वाले केस के बाद से फादर जेवी बहुत ही निराश रहने लगे थे और बहुत
बहुत ही ज्यादा नशे में भी थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बहन को खोया और अब उसके बाद में ये फ्रेडी वाला केस जो है वो बहुत ही ज्यादा उनको अंदर से तोड़ रहा था। खैर अब आगे हम सिस्टर बारबी को देखते हैं जो कि फादर जेवी के पास में आती हैं और वो एग्नेस के केस में उनसे मुलाकात करती हैं और मदद मांगती हैं। पहले तो जेवी इस केस को हैंडल करने से इनकार कर देते हैं, मगर आखिर में कुछ शर्तों के साथ में जेवी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मान जाता है। जेवी के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एग्नेस के स्कूल से होती है, जहाँ पर यह पता चलता है कि मेंटल ब्रेकडाउन से पहले एग्नेस के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और वो एक ब्राइट स्टूडेंट हुआ करती थी। फिर जेवी एग्नेस की दोस्त विकी से मिलते हैं और वो बताती है कि एग्नेस ने चुपके से एक बॉयफ्रेंड बना लिया था जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया, और साथ ही वो जेवी को सिसा वाला केस भी बताती है जब एग्नेस को कुत्ते ने काटा था और वहां उस औरत ने एग्नेस के हाथ की रेखा भी पड़ी थी। अब ये सब जानने के बाद में जेवी एग्नेस के घर उससे मिलने जाता है और यहाँ पर वो ये देखता है कि अब एग्नेस एक पागल लड़की की तरह बिहेव करने लगी है और उसके हाथों को बांध कर रखना पड़ता है। यहाँ जेवी एग्नेस के मेंटल सिम्टम्स को एनालाइज करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि एग्नेस पर कोई साया नहीं है और उसे एक मेंटल फैसिलिटी की जरूरत है। ये सारी बातें वो एग्नेस के मॉम डैड और सिस्टर बारबी को बताता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा ना कि ये कितना बेवकूफ प्रीस्ट है, और यहाँ पर ये हमेशा इतना कुछ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करता है। दरअसल भले ही जेवी एक प्रीस्ट बन चुका है, मगर अभी भी वो हमेशा एक साइकाइट्रिस्ट की तरह ही सोचता है और पेशेंट को हमेशा साइंटिफिक नजरिए से ही देखता है, और इसी रीजन से उसने अपनी बहन को भी खो दिया था। वो यहाँ पर डिमोनिक वाले एंगल को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा था और उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये शैतानी शक्तियां ऐसा कर रही है। अब एक दिन विकी सिस्टर बारबी के पास आती है और ये बताती है कि वो उस औरत से मिलने गई थी जिसने एग्नेस के हाथ की रेखा पड़ी थी, मगर इस बार उसे वहां पर कोई भी नहीं मिला और आसपास पता करने पर यह पता चला है कि उस मकान के अंदर पिछले 5 साल से कोई भी नहीं रहता। जी हाँ, अब ये बात बारबी जेवी को बताती है और रात में वो दोनों उस मकान की तहकीकात करने जाते हैं। अब मकान के एक रूम के अंदर जेवी को और बारबी को कुछ खास नहीं मिलता, बस जमीन पर स्टार शेप में एक सिंबल बना दिखाई देता है। लेकिन दूसरे रूम में जाने पर उन्हें जमीन के अंदर एक छेद मिलता है और उसमें जाने पर वहां पर वही जगह देखते हैं जहां पर सिसा ईविल की पूजा करा करती थी, और वहां पर अभी भी एनिमल स्कल्स के आसपास कैंडल जल रही होती है। फादर जेवी जैसे ही इन सब चीजों की फोटो लेने लगते हैं तभी एक हवा के झोंके से सारी कैंडल्स बुझ जाती है और अंधेरा हो जाता है। फिर जेवी और बारबी वहां से चले जाते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि वहां से आने के बाद अब जेवी और सिस्टर बारबी को भी वो कुत्ता दिखने लगा था और साथ ही उनके आसपास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होने लगती हैं। ये सब होने के बाद में बारबी फादर जेवी के पास में जाती है और उन्हें कन्विंस कर लेती है कि एग्नेस को उनकी मदद चाहिए। फिर जेवी और बारबी मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं एग्नेस से मिलने के लिए, और यहाँ पर बातचीत के दौरान एग्नेस वाइल्ड हो जाती है और जेवी से ये कहती है कि तुम्हारी बहन बहुत ही अच्छा नाश्ता थी, जिसे सुनने के बाद में जेवी होली वाटर एग्नेस पर डालता है और प्रेयर करता है, जिसके बाद में एग्नेस होश में आ जाती है और जेवी से ये कहती है कि मुझे बचा लो फादर, मेरे अंदर वो सभी लोग लड़ रहे हैं। अब जेवी को विश्वास हो जाता है कि एग्नेस पजेस हो चुकी है और वो आर्च बिशप से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन लेने जाता है, लेकिन आर्च बिशप जेवी को परमिशन नहीं देते क्योंकि वो दोबारा कोई कार्डिनल जैसा केस नहीं चाहते थे जिससे कि मीडिया में चर्च की बदनामी हो जाए। मगर कुछ दिन बाद जेवी को बारबी का फोन आता है और वो ये बताती है कि एग्नेस की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और उसे जल्दी से आना होगा। अब जेवी जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल जाता है और एग्नेस की कंडीशन को देखकर समझ जाता है कि उसे अभी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा, और ये बात वो कार्डिनल को फोन करके बता देता है कि वो बिना परमिशन के ही एग्जॉर्सिज्म करने वाला है। अब कार्डिनल जेवी को रोकने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल आता है, मगर वो भी एग्नेस की कंडीशन को देखकर जेवी को एग्जॉर्सिज्म करने देता है और रूम से बाहर चला जाता है। अब जेवी एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और परमेश्वर के नाम पर ईविल को नर्क जाने के लिए कहता है, मगर इससे बात नहीं बनती। फिर जेवी ईविल से उसका नाम पूछता है, लेकिन ईविल वो भी नहीं बताता और परमेश्वर के नाम पर बार बार फोर्स करने के बाद एग्नेस भौंकने लगती है। तभी जेवी को एक केस स्टडी याद आती है जिसके अंदर एक लड़की को एक कुत्ते ने काट लिया था और वो केस एग्नेस के केस से काफी सिमिलर है, और जेवी को याद आता है कि उस केस में ईविल का नाम सिगमैट था, और जैसे ही जेवी सिगमैट का नाम लेकर उसे नर्क में जाने के लिए कहता है तो एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाता है। और ये हम जानते हैं किसी भी डीमन या फिर ईविल का नाम जान लेने से हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब ऐसा होते ही ईविल जो होता है वो एग्नेस की बॉडी को छोड़ देता है और उसके बाद जब आखिर में सभी एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं तो जेवी नोटिस करता है कि रूम की खिड़की पर एक रेवन बर्ड बैठी होती है। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन।
खैर उसे महसूस होता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा इविल पावर्स मौजूद हैं और ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है और फिर वो रेवन बर्ड वहां से उड़ जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं मूवी के सबसे खतरनाक असली पत्ते। अब मूवी के आखिर में हम उसी इविल की पुजारन सिसा को देखते हैं जो कि एक रिच सोसाइटी की मेंबर है और आज रात वो कई और मेंबर के साथ इकट्ठा हुई है और देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सब और भी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने वाले हैं। इस ग्रुप के अंदर हम सिस्टर स्टेला को भी देखते हैं जो कि एग्नेस के स्कूल की हेड है और आखिर में हमको ये पता चलता है कि सिसा यहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति नहीं है बल्कि आर्च बिशप डेल्फिनो की मदर है। जी हाँ, और बूम, इसी सीन के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिलिपियन मूवी मैलेडिक्टो की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आई होगी। काफी बढ़िया मूवी थी। इस मूवी के अंदर हम एक ऐसे इविल को देखते हैं जो कि किसी पवित्र सोल को पजेस करता है तो वो उसकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली डिफरेंट बना देता है। लाइक जैसे कि वो कोई ड्रग एडिक्ट लगता है या फिर हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इविल और यहाँ पर जो सिसा थी वो ये करते थे कि कोई भी पजेस हुए इंसान को वहां पर ड्रग एडिक्ट कर दिया करते थे या फिर उसके घर पर ड्रग्स रख दिया करते थे ताकि चर्च को या फिर सभी को ये लगे कि ये ड्रग्स लेता है, ना कि इसके ऊपर कोई डिमोनिक पोजेशन वगैरह है, जिससे कि कोई भी उसकी हेल्प प्रॉपर्ली कर नहीं पाएगा और वो उसकी सोल को ले लेंगे। एंड आई एम 100% श्योर कि यहाँ पर फादर जेवी की बहन के साथ भी यही हुआ होगा। बट यहाँ पर एंड में फादर जेवी ने खुद को रिडीम कर लिया और एटलीस्ट उसने एक मासूम की जान को बचा लिया। और यहाँ पर जो एग्नेस का बॉयफ्रेंड था वो वही डॉग यानी कि सिगमेट डीमन था जो कि एक अच्छे हैंडसम इंसान में बदल गया था। कभी वो बच्चे के रूप में बदल सकता था और कभी वो किसी इंसान के रूप में। और यही रीजन था कि एग्नेस ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को नहीं बताया था क्योंकि वो एक डीमन था और ऑब्वियसली वो उसके पोजीशन में थी। यहाँ पर उस डॉग का काटना बेसिकली उन सभी को मार्क करना था और वो उन सभी की सोल्स को ले लिया करता था जो कि अल्टीमेटली डेविल को हैंड ओवर कर दी जाती होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए